Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, और इसका यूज पूरे फिजिक्स में आएगा, तो इसको बहुत ध्यान से हम लोगों को पढ़ना है। पहला डिफिनेशन इसमें है वर्क। तो वर्क के दो डिफिनेशन लिखे बेटा, एक यहां लिखा है, एक यहां लिखा है। जो फर्स्ट डिफिनेशन है वो क्लास 9th के स्टैंडर्ड का है, लेकिन वो याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए पहले डिस्कस करते हैं। When a force acts on a body and the body is displaced, work is done by the force on the body। यानी जब भी किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट करता है और बॉडी डिस्प्लेस होता है, तो उस फोर्स द्वारा बॉडी पे वर्क होता है। यह है डेफिनेशन वर्क का। इसमें यह बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। वर्क हमेशा किसी फोर्स के वजह से होता है। वो फोर्स हो सकता है कोई बॉडी लगा रहा हो, तो वर्क इज डन, हमेशा याद रखना, वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी। वर्क हमेशा फोर्स की वजह से होता है। किस पे होता है बेटा? बॉडी पे होता है। अब क्लास 11th का डिफिनेशन, यानी 11th में आएगा तो आपको ये डिफिनेशन लिखना है। इसको बस हमने इसलिए लिखा है ताकि आपके दिमाग में रहे कि वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। सो नेक्स्ट डिफिनेशन है, work is defined as scalar product of the force and displacement of the body। Work is defined as the scalar product of the force and the displacement of the body। सपोज कर लो यहाँ पे कोई बॉडी है, ये हो गया भी, और इस पे ये फोर्स लगा रहे हैं जिसके वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बेसिकली और भी फोर्सेज लग रहे होंगे, हमको इस फोर्स का वर्क निकालना है। हम केवल उसी फोर्स को दिखा रहे हैं बेटा जिसके वजह से वर्क निकालना है। अदरवाइज ये फोर्स लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब और भी फोर्सेज लग रहे होंगे। तो हमको ये ध्यान रखना, अगर बॉडी पे हम फोर्स इधर लगा रहे हैं और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क को कैसे डिफाइन किया भाई? इट इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू F डॉट S, और इसको हम Fs cos थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा क्या है भाई? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे 11th में आएगा तो डिफिनीशन आपको ऐसे ही लिखना है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट वो चीज नहीं है बेटा। S इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है। बात ध्यान से याद रखना, ये नहीं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, वो नहीं बेटा। डेफिनेशन में भले ही हम लिखते हैं, लेकिन एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मेंस और एडवांस के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें अगर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है तो वो इसलिए क्योंकि वो सोचता है एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ना, क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, बॉडी के जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हमको कंसीडर करना होगा। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो वर्क क्या होगा भाई? स्केलर क्वांटिटी होगा। और वर्क का यूनिट क्या होगा बेटा? जूल एंड अर्ग। एक यूनिट इसका जूल है और दूसरा यूनिट अर्ग है। जूल SI यूनिट है। जूल क्या होता है? अगर किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और फोर्स के डायरेक्शन में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है,
तो जो वर्क डन होगा 1 न्यूटन मीटर, यानी इसी को हम क्या कहेंगे 1 जूल। बात समझ में आया? किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाए और फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो 1 मीटर, तो उस केस में वर्क डन ऑन द बॉडी इज 1 न्यूटन मीटर। इसी न्यूटन मीटर को हम क्या कहेंगे जूल कहेंगे। दूसरा जो यूनिट है अर्ग, वो क्या है? अगर हम 1 डाइन का फोर्स लगाए बॉडी पे कितने का फोर्स लगाए भाई 1 डाइन का, और उसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर हो, तो ये हो गया 1 डाइन सेंटीमीटर। इसी डाइन सेंटीमीटर को हम अर्ग करते हैं। सो 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर। अब इस जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन क्या है बेटा? तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। कैसे ये आया? बड़ा ही सिंपल है, इसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। देखो 1 जूल है क्या? इट इज 1 न्यूटन मीटर। और न्यूटन कितना होता है? 10⁵ डाइन। न्यूटन क्या होता है भाई? 10⁵ डाइन। ये आपको याद रखना, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। सो ये कितना हो गया? 10⁻⁷, 10⁵, 10⁻², 10⁻⁷। ये क्या आ गया? डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं? अर्ग। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। अब थोड़ा आगे बढ़ते बेटा। वर्क मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 0 हो। भाई वर्क मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा मैक्सिमम हो। तो थीटा कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। जब थीटा 0 होता है तो मैक्सिमम वर्क डन होगा, और वो मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा? Fs। अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो Fs होगा मैक्सिमम वर्क डन। वर्क डन मिनिमम कब होगा? जब कॉस थीटा मिनिमम हो, और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1। किस एंगल पे बेटा? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे कॉस थीटा -1 होगा, वर्क डन -Fs होगा। ये मिनिमम वैल्यू होगा वर्क डन का, -Fs, यानी निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क का मीनिंग क्या है वो हम आगे अभी समझाएंगे। वर्क डन 0 कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये थीटा अगर 90 डिग्री है तो कॉस 90 क्या होता है? 0। वर्क डन 0 हो जाएगा। यानी फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी क्या होगा? 0 होगा। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90। यानी ये जो एंगल थीटा है 0 या उससे ज्यादा हो, 90 या उससे कम हो, तो किसी भी एंगल पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो। इक्वल का साइन नहीं लिया बेटा, क्योंकि 0 हम पॉजिटिव लेते हैं। तो थीटा 90 से ज्यादा हो और 180 के बराबर या उससे कम हो, तो उस केस में वर्क डन नेगेटिव होता है। तो ये हो गया हमारा एंगल का रेंज, जिसमें वर्क डन मैक्सिमम, मिनिमम, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। थीटा 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल मैक्सिमम क्या हो सकता है? 180 डिग्री। अब उसमें 180 से ज्यादा दिया है तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है बेटा। जैसे सपोज कर लो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और ये फोर्स का डायरेक्शन है, और थीटा तुमको ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ 260 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 260 डिग्री। तो बेसिकली दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी ये वाला एंगल हम कंसीडर करेंगे तो ये कितना हो गया? 100 डिग्री हो गया। ये चीज हमेशा ध्यान रखना आप लोग। अब
वर्क डन के जो दूसरे फार्मूले उस पे आते बेटा, वैसे तो बहुत सारे फार्मूले, लेकिन यहाँ हमने 4 फार्मूला डिस्कस किया है। एक तो एफ डॉट एस और इसी का एक्सपेंशन एफ एस कॉस थीटा, ये हम तभी अप्लाई करेंगे जब फोर्स कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब कि पूरे डिस्प्लेसमेंट में जो भी डिस्प्लेसमेंट हम वहां ले रहे हैं, उस डिस्प्लेसमेंट में फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वो चेंज कर गया तब ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये याद रखना। ये कब लगेगा? व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप लिख लो इसको, नहीं तो आप भूल जाओगे। ये फार्मूला कब एप्लीकेबल है? व्हेन एफ इज कांस्टेंट। इसको नोट कर लेना बेटा, फोर्स कांस्टेंट होगा तभी ये फार्मूला लगेगा। अब मान लो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो हम क्या लेंगे? एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे। इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसमें फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट हो गया। तो उस केस में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएस, डीएस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एफ डॉट डीएस को हम क्या लिख सकते हैं? एफ डीएस कॉस थीटा, जहां पे थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, एफ डॉट डीएस का इंटीग्रेशन। अगर यही फोर्स कांस्टेंट होता तो क्या होता? एफ बार आ जाता, डीएस का इंटीग्रेशन एस, तो एफ डॉट एस, ये वाला फार्मूला आ जाता। ठीक है कि नहीं भाई? इसी में ये फोर्स वेरिएबल के लिए बेटा, लेकिन अगर कांस्टेंट फोर्स होता तो एफ कांस्टेंट होता तो बाहर आ जाता, तो डीएस का इंटीग्रेशन एस हो जाता, यही फार्मूला मिल जाएगा। वेरिएबल फोर्स है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब जो डिस्प्लेसमेंट डीएस है वो कहीं पे dr गिवन हो सकता है, कहीं पे dx हो सकता है, कहीं पे dy हो सकता है। डिपेंड करेगा बेटा कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, x एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग, यानी z एक्सिस के लॉन्ग, या मोशन इन अ प्लेन हो रहा है, या मोशन इन स्पेस हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट उसके अकॉर्डिंग उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज कर जाएगा। तो अगर फ्री स्पेस में मूव कर रहा तब वर्क डन का ये फार्मूला होगा। ये फार्मूला कहां से आया इसको हम अभी डिस्कस करेंगे बेटा, लेकिन उसके पहले एक और चीज डिस्कस कर दें। जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ ग्राफ। भाई इंटीग्रेशन क्या है? एरिया ऑफ ग्राफ है ना। तो वर्क डन को हम और कैसे निकाल सकते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ध्यान रखना, वर्क डन क्या होगा बेटा? एरिया, किसका एरिया? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का, केवल और केवल। ये नहीं कि फोर्स डिस्टेंस ग्राफ दिया आप वर्क निकालने लगे। अगर उस डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी वो करेक्ट आंसर नहीं देगा। वो पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस केवल पॉजिटिव है, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो। तो ये हमेशा याद रखना, जो वर्क डन होगा एरिया फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको दिया है और वर्क डन पूछ रहा है तो आप यहीं से निकालेंगे। हम लोग को आज इसी पे न्यूमेरिकल करना है बेटा। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये 3 फार्मूले जो हमने कराए हैं, एक बेसिकली ये दोनों एक ही फार्मूला, दूसरा इंटीग्रेशन का, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, तीसरा एरिया का। इसमें ये सबसे कठिन फार्मूला बेटा, ये भले ही आपको आसान लग रहा होगा, आपसे हम पूछते तो आप उसी को आसान करते, लेकिन सबसे टफ क्वेश्चंस उसी पे बनते हैं। तो क्वेश्चंस हम पहले ग्राफ पे कराएंगे, फिर इस पे कराएंगे, फिर इस पे कराएंगे। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें और हम डिस्कस करना चाहेंगे वर्क का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए, क्योंकि वर्क फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं बेटा, केवल इतने फार्मूले से नहीं हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर आप ये चीज ध्यान रखते हैं तो वर्क का 90% प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10% हम कुछ एक एग्जाम्पल देंगे उस एस को समझाने के लिए, वहां से समझ में आएगा।
तो ये हमेशा ध्यान रखना, एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर आप ये ध्यान नहीं रखते हैं और आप ये सोचते हैं एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, 90% क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो जाएंगे, वहां कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो 10% एडवांस के लिए और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वहां उस चीज को फेल कर जाओगे अगर आप सोचोगे एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी है, गलत हो जाएगा। एस क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको हम डिटेल में समझाएंगे, लेकिन पहले हम ये फार्मूला समझाएंगे बेटा, इस सबको नोट कर लो, फिर ये समझाते हैं आया कैसे। तो वो चीज बड़ा सिंपल बेटा, यही इसको हम समझाते हैं। एफ डॉट डीएस को ऐसे हमने कैसे लिखा, और फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। देखो, W is equal to F dot S, F dot DS, यही था ना भाई। अब फोर्स के 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो F को हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। अच्छा, डीएस को क्या लिखेंगे? डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में यह हो जाएगा। तो अब डॉट प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, आई कैप का आई कैप के साथ होगा एफ एक्स डी एक्स प्लस जे कैप का जे कैप के साथ एफ वाई डी वाई प्लस के कैप का के कैप के साथ एफ जेड डी जेड। इसी ब्रैकेट को हम ओपन कर दे बेटा, तो यहां आ गया इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। तो ये तो हो गए हम लोग के सारे फार्मूले बेटा। अब न्यूमेरिकल्स करना है, लेकिन उसके पहले हमने आपको कहा कि S इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसका मीनिंग क्या, थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और ये फार्मूला तभी लगेगा जब फोर्स कांस्टेंट हो, इसको भी हम समझेंगे बेटा। तो इन चीजों को समझने के लिए कुछ एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और वहां से समझाएंगे। इन सारे एग्जाम्पल्स को जो हम डिस्कस करेंगे आप नोट करिएगा बेटा, क्योंकि ये टफ से टफ प्रॉब्लम के लिए बहुत ही रामबाण है। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आप जानते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सपोज कर लो एक आदमी है और वो एक हॉरिजॉन्टल पाथ पे मूव कर रहा है। ऐसे हॉरिजॉन्टल पाथ है, इस पे ये मूव कर रहा है जैसे प्लेटफॉर्म, और अपने सर पे कोई लोड रखा हुआ है, इसको ये पकड़ा हुआ, इसका मास हम m ले लें। नाउ वर्क डन बाय W बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज कर लो ये मूव करके यहां से S डिस्प्लेसमेंट तक गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वर्क, S। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? तो W इज इक्वल टू
हमको देखो यहाँ पे उस बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है बेटा, एक तो mg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है तो हम क्या लेंगे, एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, फिर हम चेक करेंगे कि इसमें एफ कांस्टेंट है कि नहीं। तो यहां से यहां तक चलेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा, यानी ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, mg डिस्प्लेसमेंट s दिया हुआ। अब फोर्स mg डाउनवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या, 90 डिग्री। वर्क डन क्या हो गया बेटा, 0। सो वर्क डन इज 0। सेकेंड एग्जांपल इसी में ले ले, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल कितना वर्क कर रहा है, तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या है हमको लेना, नॉर्मल रिएक्शन, एन जो कि हम जानते हैं mg के बराबर होगा इस केस में, इनटू एस डिस्प्लेसमेंट दियो। अब नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, तो दोनों के बीच का एंगल क्या बेटा, 90 डिग्री। सो वर्क डन विल बी 0। वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड एग्जांपल पे आते हैं, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा, इसको अच्छे से समझना, थॉरोली समझना, ये जो एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा जो एग्जांपल ले रहे हैं हम, वो है एक हॉरिजॉन्टल टेबल ऐसे रखा हुआ ग्राउंड पे, ये ग्राउंड बेटा, इस पे हॉरिजॉन्टल टेबल रखा हुआ है। हमने क्या किया, एक बॉडी है ए और इसको पुश करके छोड़ दिया। हमने क्या किया, इसको पुश करके छोड़ दिया, कोई वेलोसिटी v दे दिया, छोड़ दिया, और ये सपोज कर लो यहां आके रुक गया। ये ए कहां पे आके रुक गया बेटा, यहां पे आके रुक गया, वेलोसिटी 0 हो गई इसकी, डिस्प्लेसमेंट s, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए, मास इसका m सपोज कर लो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के बीच में क्या, म्यू है, मास m, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के बीच में म्यू। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए, ए पर फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, यहां हम लिख रहे पहले फार्मूला बेटा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये जब हम लिखते हैं तो हम पहले सोच लेते हैं कि कांस्टेंट फोर्स है। यहां पे जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, म्यू mg, और किधर लगेगा, पीछे की ओर, म्यू mg। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, s। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है भाई, आगे की ओर, और फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पीछे की ओर, म्यू mg। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा बेटा, ये आगे ये पीछे, यानी थीटा 180 हो गया, कॉस 180 डिग्री, ये हो गया माइनस म्यू एम जी एस। ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक ए,
माइनस म्यू एम जी एस। क्लियर है? अब देखो कंफ्यूजन कहां क्रिएट हुआ, अब देंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कंफ्यूज कर जाओगे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन टेबल। फ्रिक्शन ने टेबल पे कितना वर्क किया बेटा? अपने दिमाग में सोचो, फिर हम इसको सॉल्व करने चल रहे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द टेबल, यहां लिख रहे हैं हम सॉल्यूशन W इक्वल टू, पहले फार्मूला लिख रहे हैं एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टेबल पे फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई? आगे लगेगा। वही फ्रिक्शन म्यू एम जी, टेबल पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की ओर लगेगा। सो म्यू एम जी। डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? तो अगर आपने ये सोचा कि डिस्प्लेसमेंट तो टेबल का जीरो है तो जीरो ले लोगे, आंसर सही हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट टेबल का नहीं बेटा, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। टेबल जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स चेंज करता जाएगा, लेकिन उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। भाई जब ये ब्लॉक यहाँ पे है तो टेबल पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा होगा, लेकिन टेबल का ये पॉइंट नहीं मूव करेगा। जब ब्लॉक यहाँ पे आएगा तो टेबल पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, लेकिन ये पॉइंट थोड़ी ना मूव कर रहा है, वो पॉइंट रेस्ट में है। जब ब्लॉक यहाँ पे आएगा तो टेबल के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, लेकिन वो पॉइंट क्या है? रेस्ट में है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, टेबल के जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो सारा का सारा पॉइंट हमेशा चेंज कर रहा है और रेस्ट में रह रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। कॉस थीटा, जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है तो बेटा ये कोई डायरेक्शन नहीं होता, यानी डायरेक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में होता, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, इसलिए हम थीटा को फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो हो गया। ये इंपॉर्टेंस है इसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का। आपको ये लग रहा होगा कि सर आप हमको ये क्यों समझा रहे हैं, हम तो इसी से समझ गए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेबल जीरो इसलिए वर्क डन जीरो हो गया। यहाँ पे सही हो गया, लेकिन आगे और भी प्रॉब्लम आएंगे बेटा, वहां पे गच्छा खा जाओगे, वहां पे वो गलत हो जाएगा। चलो आगे कोई कंडीशन 3, एग्जाम्पल 3 हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 3 है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। एक ब्लॉक यहां पे रखा है 5 kg का, पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, सेपरेशन 10 मीटर। म्यू इक्वल टू 0.5 ले लें, 0.5। क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक is pulled from A to B, then from B to A by applying horizontal force, by applying horizontal force, find
वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया बेटा? इन होल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया? पूरे प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि ए टू बी टू ए से बी तक गया, बी से ए तक आया। इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हुआ? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब देखो यहां गलती क्या होगी, ज्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर 0 देते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। वर्क डन क्या हो गया? 0 इज रॉन्ग आंसर। देखो ये दिखा रहे हैं फोर्स तो म्यू एम जी निकल जाएगा ना, हम उसको ऐसे लिख दे रहे हैं एफ। डिस्प्लेसमेंट क्या लिख दोगे? 0 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। रॉन्ग आंसर। ये क्या है बेटा? रॉन्ग आंसर है। रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि ये फार्मूला तभी लगेगा जबकि फोर्स कांस्टेंट हो, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखते हैं यहां पे ऐसा है कि नहीं। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? म्यू एम जी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 5 इंटू 10, 25 न्यूटन। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब ब्लॉक इधर जा रहा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा 25 न्यूटन, और जब ब्लॉक इधर आ रहा होगा तब फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। लगेगा 25 न्यूटन ही, लेकिन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ए से बी तक जाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और बी से ए तक जाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। यानी डायरेक्शन चेंज कर रहा है बेटा। इस पूरे प्रोसेस में फोर्स का मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए ये फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम करेंगे कैसे? हम निकालेंगे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है। ए से बी तक वर्क डन निकाले तो उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। फोर्स इधर लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, और वो 10 मीटर दिया हुआ। तो एफ कितना हो गया? 25, एस कितना हो गया? 10, और कॉस 180 डिग्री होगा बेटा -250 जूल। अच्छा, डब्ल्यू बी ए। अब बी से ए तक देखें। ए से बी तक फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट, इसलिए हमने ए से बी तक किया। बी से ए तक देखे, बी से ए तक तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू थीटा क्या हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री, क्योंकि दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, फोर्स इधर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो कितना हो गया? -250 जूल। तो वर्क डन इन प्रोसेस ए बी ए इज इक्वल टू -500 जूल। टोटल हम जोड़ दिए -500 जूल, टोटल -500 जूल वर्क होगा बेटा। सो इस चीज को ध्यान रखना, फोर्स जब कांस्टेंट रहेगा तभी ये फार्मूला लगेगा, अदरवाइज इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा और भी चीजें, और भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं एफ एस कॉस थीटा लगाने का। जैसा हमने पहले ही कहा कि
कि जो एफ एस कॉस थीटा बेटा ये फार्मूला सबसे मुश्किल है, इसलिए हमको ढेर सारे एग्जाम्पल देने पड़ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, तीसरा केस ले रहे हैं। एक आदमी बेटा जो मूव कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल पाथ पे, और आदमी का मास हम ले लें 50 kg, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, ये यहां से मूव किया यहां तक गया 20 मीटर, यहां से यहां तक मूव करके गया। फाइंड वर्क डन बाय static friction, work done by static friction in above case। अब कह रहे बेटा कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि उसका पैर स्लिप नहीं कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा, यानी वो कितना भी तेज दौड़ रहा है उसका पैर स्लिप नहीं कर रहा, जो पैर जमीन को टच कर रहा वो स्लिप नहीं कर रहा। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। आंसर अपने से सोचो बेटा क्या होना चाहिए। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, इसको फ्रिक्शन के चैप्टर में हमने डिस्कस किया बेटा। ये 3 केसेस हो सकते हैं आदमी के। आदमी का अगर स्पीड बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, आदमी का स्पीड कांस्टेंट है तो फ्रिक्शन 0 होगा, और आदमी का स्पीड अगर डिक्रीज कर रहा है तो फ्रिक्शन पीछे होगा। यानी 400-500 मीटर का एक रेस है तो आदमी रेस से पहले एक्सेलरेट करता है, फिर बीच के रास्ते में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, फिर लास्ट कुछ 100 मीटर 50 मीटर में वो रिटार्ड या 20 मीटर मान लो अपने को अपना स्पीड घटाता है और स्पीड डिक्रीज करता है। तो इस तीनों स्ट्रेच में फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब स्पीड बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, आगे। जब स्पीड कांस्टेंट है फ्रिक्शन 0, और जब स्पीड डिक्रीज कर रहा है फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इसका आंसर 0 होगा बेटा। अब 0 होगा क्यों, फ्रिक्शन हम ये भी नहीं ले सकते कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। फ्रिक्शन तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन उससे कम भी हो सकता है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये सब हमको निकालना ही नहीं, भाई 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0। क्यों, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था टेबल वाले केस में, आपको लगा कि टेबल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, वहां से भी निकल सकता है, ऐसे नहीं देखना बेटा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन नहीं लेंगे। फाइंड वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इन अबव केस ऑन द मैन, इन अबव केस ऑन द मैन। मैन पे हमको वर्क डन निकालना, ऑन द मैन। अब डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो होगा क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट आदमी पे लग रहा है, लेकिन आदमी के कहां पे लग रहा है, पैर पे लग रहा है ना। तो जब वो दौड़ रहा होगा तो उसका दोनों पैर जमीन पे नहीं होगा, दोनों पैर जमीन पे रख के नहीं दौड़ सकता। जिस मोमेंट पे एक पैर जमीन पे होगा दूसरा पैर हवा में होगा। ये देखो हम जमीन पे दिखा रहा, पैर आपको दिखा रहे भाई, ये आदमी का पैर है बेटा, ये जमीन पे, दूसरा पैर कहाँ होगा, हवा में होगा। अच्छा, जो पैर जमीन पे होगा वो आगे नहीं बढ़ रहा होगा, आदमी भले ही आगे बढ़ रहा होगा लेकिन ये पैर रेस्ट में होगा। फ्रिक्शनल फोर्स इस पे चाहे आगे लग रहा हो एक्सेलरेट कर रहा है और रिटार्ड कर रहा है तो पीछे लग रहा होगा, लेकिन ये पैर क्या होगा, रेस्ट में होगा।
तो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो क्या, रेस्ट में है, बॉडी आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो क्या है, रेस्ट में है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। अच्छा, अगले मोमेंट जब ये वाला पैर, मान लो ये पैर कांटेक्ट में, ये हवा में, अगले जब ये आगे बढ़ जाएगा तो ये पैर जमीन पे आएगा, दूसरा वाला हवा में चला जाएगा। तो जो भी पैर जमीन पे होगा वो तो जमीन के साथ रेस्ट में है, वो स्लाइड नहीं कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, वो रेस्ट में है, बॉडी आगे बढ़ रहा है, इसलिए वर्क डन क्या होगा भाई, जीरो होगा। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द मैन इज इक्वल टू जीरो। ये चीज समझने की है। क्यों, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स कहां लग रहा है, उसके पैर पे जो जमीन के साथ कांटेक्ट में, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या, उस पैर का जितने देर पैर जमीन के कांटेक्ट में होगा उतने ही देर फ्रिक्शन लगेगा, उतने देर वो रेस्ट में रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। सो दिस इज द आंसर। फोर्थ एग्जांपल पे आते बेटा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल 4, यहां पे एक रस्सी है और एक मंकी, क्या भाई, एक मंकी इस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है। मंकी का मास m मान ले, इस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मान लो h हाइट तक चढ़ा। कैसे भाई, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, a इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर चढ़ रहा है। फाइंड वर्क डन बाय टेंशन ऑन मंकी। टेंशन ने वर्क कितना किया, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो mg नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर लग रहा होगा बेटा, इस मंकी के ऊपर जो टेंशन लग रहा होगा वो ऊपर लग रहा होगा। एक्सेलरेशन जीरो यानी t इक्वल टू mg होगा। तो वर्क डन बाय टेंशन w इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यही लगेगा। टेंशन कांस्टेंट भाई हमेशा ऊपर लगेगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट h दिख रहा है और थीटा जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, फोर्स भी ऊपर। वर्क डन क्या हो गया, mgh इज रॉन्ग आंसर। ये आंसर गलत है बेटा, दोबारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, यही सोचने के चक्कर में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ये नहीं होता भाई। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम समझाते भाई, जीरो हुआ कैसे, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो, बिकॉज एस इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो बेटा, मंकी का डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, मंकी का डिस्प्लेसमेंट एच होगा, लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, मंकी जब इस रस्सी को पकड़ के चल रहा बेटा तो वो करेगा क्या, अपना ये मान लो चारों दो पैर से और दो हाथ से इसको पकड़े हुए, अब ऊपर चढ़ना होगा तो वो करेगा क्या, अपना एक पैर ऊपर, एक ये वाला हाथ ऊपर ले गया, यहां पे ले गया ये वाला हाथ, ध्यान देना भाई, और एक पैर ऊपर ले गया, ऐसे ले गया। अब वो क्या करेगा, अपने इस पैर और इस हाथ पे फोर्स लगा के ऊपर चढ़ेगा, ये दोनों पैर छोड़ देगा, ये वाला पैर अब हवा में होगा भाई, ये वाला पैर हवा में और ये वाला हाथ भी हवा में, और अपने को ऊपर खींचेगा और ऊपर खींच के ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा।
तो जिस पैर से और जिस हाथ से पकड़ा वहां पे टेंशन लग रहा होगा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। मंकी भले ही ऊपर जा रहा है लेकिन जहां पे पकड़ा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। हाँ, एक बार वो पकड़ लिया, अब ऊपर ये हाथ बढ़ा के ऊपर पकड़ लिया यहाँ पे, और ये पैर यहाँ पे था, इस पैर को बढ़ा के ऊपर ले गया यहाँ पे। अब ये दोनों हवा में आ गए, ये हाथ और ये पैर हवा में आ गया, ये दोनों। अब इस पैर और इस हाथ में बल लगा के ऊपर जाएगा, लेकिन जहां पे पकड़ा वो क्या है, रेस्ट में, उसका तो डिस्प्लेसमेंट है नहीं। यानी मंकी का जो भी हाथ पैर रस्सी के साथ कांटेक्ट में है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। वही टेंशन लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। मंकी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए वर्क डन क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। इसी को दूसरे तरीके से हम पूछते हैं। अब देखो नॉन जीरो आंसर होगा। ये एक पुली है, यहां पे एक रस्सी है, एक मंकी यहां पकड़े हुए बेटा, मास m का, और इस रस्सी को एक आदमी खींच रहा है। क्या कर रहा है भाई, एक आदमी इस रस्सी को खींच रहा है और खींच के ऊपर ले जा रहा है। मंकी यहाँ केवल होल्ड किए हुए है और इस आदमी क्या कर रहा है, इसको खींच के h हाइट से ऊपर ले जा रहा है विद एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 से ये आदमी क्या कर रहा है, इसको खींच के ऊपर ले जा रहा है। फाइंड वर्क डन बाय टेंशन ऑन द मंकी। वर्क डन बाय टेंशन ऑन द मंकी क्या होगा, अब हमको बताना है। तो एक्सेलरेशन 0 है बेटा, टेंशन T ऊपर लगेगा, mg नीचे होगा एम मंकी का, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो T इक्वल टू क्या होगा, mg। अब वर्क डन बाय टेंशन WT, वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू F S cos थीटा। F क्या होगा बेटा, T, S क्या होगा, H cos टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0। इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा जहां पे मंकी पकड़ा बेटा, ये सारे पॉइंट्स ऊपर मूव कर रहे होंगे, जहां जहां पकड़ा होगा वो पॉइंट मूव कर रहा होगा, क्योंकि खींच ये रहा तो ये रस्सी ऊपर जाते हुए दिखेगी। पिछले केस में रस्सी रेस्ट में थी, मंकी चढ़ रहा था, तो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0 था। तो इस केस में जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट h लेंगे, टेंशन भी ऊपर और h भी ऊपर, तो ये 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, और t इक्वल टू mg है, तो वर्क डन क्या हो गया, mgh। ये हो गया वर्क। वर्क डन बाय ग्रेविटी हमको निकालना होता तो माइनस mgh होता, क्योंकि mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो एंगल कितना होता, 180 डिग्री, तो mgh cos 180 माइनस mgh वर्क डन हो जाता, उस केस में वर्क डन बाय टेंशन यहाँ पे mgh हो गया। तो ये इस कॉन्सेप्ट का ब्यूटी देखो बेटा, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये आपके दिमाग में होना चाहिए टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आगे अभी भी कंटिन्यू कर रहे बेटा, आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक रस्सी से एक स्टोन बंधा हुआ मास m का, और इसको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे रोटेट किया जा रहा है। ये ध्यान रखना, ये क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड v से ये मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है। वर्क डन बाय टेंशन ऑन m, इसका रेडियस, ये लेंथ स्ट्रिंग का L सपोज कर लो,
on M in first question one revolution, second half revolution, third quarter revolution, ये है 3 क्वेश्चन। वर्क डन तीनों केस में निकालना, तो एक टेंशन होगा क्या भाई, टेंशन इधर लग रहा होगा और ये टी किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बाई आर के। ये चीज आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो बेटा हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह पढ़ाया हुआ है लॉज ऑफ मोशन में, वहां से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो टेंशन होगा ये टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखोगे तो टेंशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा mv स्क्वायर बाई एल। तो ये तो हो गया हमारा भाई टेंशन, इसका वर्क, जिस फोर्स का वर्क डन निकालना उसका हमको पता होना चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट, तो पहले का सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। W इक्वल टू वर्क डन क्या होगा बेटा, 0। आप ये सोच रहे होंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में जहां से चला वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 इसलिए वर्क डन 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट 0 बेटा, ये बात सही है, लेकिन वर्क डन इस वजह से 0 नहीं, इसका आंसर 0 होगा, यहां पे हम लिख दे रहे हैं। हाफ रोटेशन का देखते हैं, ये यहां से चला और यहां पे आ गया, यही हो गया ना भाई हाफ रोटेशन, तो इसमें तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, लेकिन अगेन वर्क डन इज 0। सोचो क्यों 0 होगा, 1/4 रिवोल्यूशन, ये यहां से चला यहां पे पहुंच गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 2l है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट ये होगा √2l होगा, l तो √2l हो गया ना बेटा, लेकिन यहां भी वर्क डन 0 होगा। क्यों 0 होगा बेटा, ये यहां से आपको नहीं सोचना है W इक्वल टू FS cos थीटा, ये तो सोचना है बेटा, ये सोच रहे हो तो ये गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये तभी एप्लीकेबल होता है जब फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है। फोर्स का मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन हमेशा चेंज कर रहा है, यहाँ पे ये डायरेक्शन, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे कहीं होगा तो ये डायरेक्शन है, तो ये तो फार्मूला नहीं लगा रहे हम, पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए लगाएंगे। जैसे यहाँ पे है और एक ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले ds, तो इस केस में देखो तो ds और t के बीच का एंगल क्या है 90। यहाँ पे देखो बेटा तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल क्या है 90। इस तरीके से ये कहीं पे भी होगा, हर जगह डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल क्या होगा बेटा 90, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर है टेंजेंशियल और फोर्स किधर है रेडियल टुवर्ड सेंटर, तो इनके बीच का एंगल हमेशा क्या बन रहा है 90। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, हर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का हम देखें तो वर्क डन 0 होगा, इसलिए पूरे प्रोसेस का वर्क डन 0 होगा। यानी 1 रिवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन वर्क डन 0 होने का वो रीजन नहीं बेटा, कोई भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो थीटा वो 90 डिग्री बनना इसलिए 0 है। हाफ रिवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट 2l है, डिस्प्लेसमेंट क्या 2l, लेकिन वर्क डन इस वजह से 0 नहीं। वर्क डन क्यों 0 है, क्योंकि कोई भी इस पूरे प्रोसेस में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले, हम पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि डायरेक्शन फोर्स का क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए लगाएंगे। और कोई भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रहा है तो थीटा क्या आ रहा है 90 आ रहा है, तो पूरा इंटीग्रेट कर दो, वर्क डन 0 हो गया, और ऐसे यहाँ पे हो गया। तो इन दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो बेटा, लेकिन वर्क डन 0 है क्योंकि इंस्टैंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। नेक्स्ट
एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सारे का आंसर 0 आ रहा, तो आप पहले ही सोच ले रहे होंगे कि यार 0 ही होगा, तो आप बोल देंगे कि सर इसका भी 0 होगा। क्यों 0 होगा ये सोचना है, हमको सोचना ये है कि 0 आ क्यों रहा। एक ऐसे स्टेयर है बेटा, और इस स्टेयर पे एक आदमी चढ़ रहा है। ये भाई इस स्टेयर पे ये आदमी चढ़ रहा है, यहां से यहां तक पहुंच रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट हम एस सपोज कर ले, आदमी का मास m सपोज कर ले, और यहां से यहां हम ऐसे दिखा रहे हैं बेटा, ये यहां से यहां x है और ये यहां से यहां h। निकालना आपको वर्क डन बाय स्टेयर ऑन मैन। जब ये आदमी यहां से यहां चढ़ के जाता, तो ये जो सीढ़ी है ये आदमी पे कितना वर्क किया। आंसर इज 0। आदमी का डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं बेटा। आदमी का डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखें तो x है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखें h है, और नेट डिस्प्लेसमेंट निकाले तो ये आया। लेकिन वर्क डन 0 का, वर्क डन 0 होने का रीजन क्या है। x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो आदमी का पैर इस सीढ़ी पे इस सीढ़ी पे है, तो यहां यहां स्टेयर फोर्स लगा रहा हूं। अच्छा, इसको ऊपर चढ़ना तो ये क्या करेगा यार, ये इस पैर को हवा में उठाएगा, तो इस पे तो फोर्स खत्म हो गया। इस पैर को हवा में उठा ले तो इस पे तो फोर्स खत्म हो गया, अब फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। अब ये पैर उठा के यहां पे ले आया भाई, यहां पे इसका पैर आ गया। अब क्या करेगा, इसको हवा में उठा दिया, तो अब जो भी फोर्स लग रहा है यहां पे लग रहा है, लेकिन इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। हाँ, आदमी भले ही डिस्प्लेस होगा, लेकिन जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है। फोर्स कब लगेगा, जब सीढ़ी के साथ कांटेक्ट में होगा, और कांटेक्ट में रहेगा तो उसके पैर पे तो पैर का डिस्प्लेसमेंट नहीं होना है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जितने देर तक फोर्स लग रहा है उतने देर तक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए वर्क डन बाय स्टेयर क्या होगा, 0। स्टेयर दो ही फोर्स लगा रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पैर का क्या हो रहा है, जब ये दोनों लग रहे होंगे, हवा में चला गया तो ये दोनों फोर्स लगेंगे नहीं बेटा, तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट नहीं लगे। हाँ, जो पैर कांटेक्ट में होगा उस पर फोर्स लग रहा होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट देखो 0 होगा। तो हर एक स्टेप चढ़ता जाएगा, लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। सो वर्क डन बाय स्टेयर ऑन द मैन इज 0। नेक्स्ट केस लेते हैं। ये ऐसे एक रॉड है और इसको यहां पे हिंज किया गया। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, याद रखना बेटा किस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। मास m, लेंथ l का रॉड है, और ये यहाँ पे हिंज किया गया, यानी इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, रोटेट कर सकता है। यहाँ पे हिंज है और इस पे एक फोर्स F ऐसे लगा दिया। ये फोर्स हमेशा इसके रॉड के परपेंडिकुलर है। ये फोर्स क्या भाई, हमेशा रॉड के परपेंडिकुलर है। अब जो ये हिंज है बेटा ये भी फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ये रॉड हमेशा ऐसे फोर्स लगाएगा, जब ये जो हिंज है इधर फोर्स लगा रहा होगा, जब रॉड ऐसे होगा
जब रॉड यहां पे होगा, मान लो रॉड ऐसे है, ये फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ये वाला तो हमने क्या कहा, हमेशा परपेंडिकुलर है रॉड की, ये वाला फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है। जब ये रॉड ऐसे होगा तब ये हिंज फोर्स इधर लगा रहा होगा। इसको सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, फोर्स F1 सिचुएशन 1 में इधर लग रहा है, सिचुएशन 2 में इधर लग रहा है, सिचुएशन 3 में इधर लग रहा है। फाइंड वर्क डन बाय हिंज ऑन रॉड। हिंज रॉड पे कितना वर्क किया ये हमको निकालना है। आंसर क्या होगा बेटा, 0। क्यों 0 होगा, हिंज फोर्स लगा रहा है, देखो हिंज फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है, रॉड के इसी पॉइंट पे, इस एंड पे फोर्स लगा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, इसलिए वर्क डन 0 होगा। पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट 0, सो वर्क डन 0 होगा। हाँ, इसका वर्क डन नॉन 0 होगा, ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं इसका वर्क डन नॉन 0 होगा, इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है, इसका वर्क डन 0 होगा। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं। ये सारे केस आपको नोट करके रखना बेटा, क्योंकि ये सारे केस किसी भी बुक में एक साथ इतने केसेस आपको वर्क डन पे नहीं मिलेंगे, और एफ एस कॉस थीटा सबसे कंफ्यूजिंग फार्मूला बेटा, इसलिए जो भी हम दिखा रहे हैं इसको नोट करते रहिए। एक और इंपॉर्टेंट केस हम डिस्कस करते हैं। यहां पे एक स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, मास m, ये स्मूथ म्यू इक्वल टू 0। ये एक वॉल है बेटा, AB, AB क्या है, एक वॉल है, और इस स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा गया है, यानी स्प्रिंग पहले यहां तक था, इसका नेचुरल लेंथ ये था, ये यहां तक कंप्रेस करके रखा गया है, L से कंप्रेस हमने किया हुआ। अब अगर इसको छोड़ दे तो ये इधर जाने लगेगा। इनिशियल कंडीशन ये है, ये पहले यहां था, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ ये था, L से कंप्रेस कर दिया, यहां से हमने छोड़ दिया, अब यहां से मान लो ये यहां तक गया, L वापस जाएगा, जितना कंप्रेस किया वो आगे जाएगा। उसके अलावा बहुत घटनाएं होंगी, लेकिन हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं इस L डिस्प्लेसमेंट के लिए। वर्क डन बाय वॉल AB, ये जो वॉल AB है, वर्क डन बाय वॉल AB। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन ब्लॉक ब्लॉक का नाम हम दे दे P नाम, मान लो हमने दे दिया, ऑन वर्क डन बाय वॉल ऑन ब्लॉक P। सेकेंड क्वेश्चन ऑन ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम। वॉल AB ब्लॉक P पे कितना वर्क किया, पहला क्वेश्चन हमने ये पूछा। दूसरा पूछा ऑन स्प्रिंग ऑन ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम, ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम पे कितना वर्क किया बेटा। तो ब्लॉक पे कितना वर्क किया
वो नॉन जीरो होगा, और वो चूंकि टफ क्वेश्चन है तो इसको अभी हम नहीं करा रहे, हम तो केवल जीरो वाले क्वेश्चंस करा रहे हैं बेटा, कहाँ कहाँ पे जीरो होगा। दूसरे केस में देखें तो वर्क डन बाय वॉल ऑन ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम, ये आंसर जीरो होगा। वर्क डन इसका क्या होगा भाई, जीरो होगा, क्योंकि वॉल ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम पे फोर्स यहां पे लगा रहा है, यहीं पे लगा रहा है ना, और यहां पे लगा रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे वॉल का वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल चीज बता रहे बेटा, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, सेकेंड कैन बी जीरो, थर्ड कैन बी नेगेटिव। जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन है बेटा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे ये सब फिगर आप बनाते चलना, ये ब्लॉक ए है और इसके ऊपर ब्लॉक बी रखा है, और ब्लॉक बी ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, स्लिप नहीं कर रहा, और ब्लॉक ए पे इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, यहां म्यू जीरो है, तो सिस्टम एक्सेलरेट होगा, और हमने इतना ही फोर्स लगाया कि ब्लॉक बी ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहा। तो ब्लॉक ए तो इधर जाएगा, ब्लॉक बी इधर क्यों जा रहा है, ब्लॉक बी इधर क्यों जा रहा है, क्योंकि ब्लॉक बी पे स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है, वर्क डन पॉजिटिव। सेकेंड केस वर्क डन जीरो क्या होगा, और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, हम एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। यही केस ले लें, ब्लॉक बी ब्लॉक ए, ये स्मूथ सरफेस है म्यू जीरो, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v कांस्टेंट। तो खैर इस केस में तो फ्रिक्शन भी जीरो हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ऐसे प्योर रोलिंग मोशन का, आपको बस ये एग्जांपल याद रखना है, अभी समझ में नहीं आएगा, अभी बस याद रख लीजिए। ये एक बॉल है और इसका प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, प्योर रोलिंग मोशन। ये टर्म आप लिख लो बेटा, ये अभी समझ में नहीं आएगा, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, वहां पे हम समझाएंगे, समझ में आएगा। आंसर अभी याद रख लो, प्योर रोलिंग मोशन, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा होगा, अगर प्योर रोलिंग मोशन है फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। अब सपोज कर लो ये यहां से मूव करके यहां तक आ गया, डिस्प्लेसमेंट टेस्ट, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो, प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है और ये डायरेक्शन होगा, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा बेटा, जब प्योर रोलिंग मोशन पढ़ाएंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो भी हो सकता है। निगेटिव, निगेटिव कैसे होगा, ये ब्लॉक बी और ये ब्लॉक ए, यहां पे ये रफ सरफेस है बेटा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया, ब्लॉक बी को पुश करके छोड़ दिया, ब्लॉक बी को पुश करके छोड़ दिया, तो ये रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करते करते यहां कहीं पे आके रुक जाएगा, रेस्ट में आ गया, यहां पे आके रेस्ट में आ गया। तो इस केस में
अगर हम ये मान लें कि ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे स्लिप नहीं कर रहा है और हमने पुश करके छोड़ दिया, फ्रिक्शन जीरो नहीं है, तो इस वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, वेलोसिटी इधर है तो रिटार्ड करेगा, यहाँ के रुक गया। अब वर्क डन, अगर ये इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे लगेगा, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ब्लॉक ए के ऊपर बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो एंड कैन बी नेगेटिव। लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते, फिर ये क्लास खत्म करते बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मिलेंगे और आगे की चीजें पढ़ेंगे। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा, सो कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, तीनों हो सकता है। अभी जो केस हमने पहला डिस्कस किया था, ब्लॉक बी ब्लॉक ए, और इस पे लार्ज फोर्स लगा दे, लार्ज फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ए बी के ऊपर स्लाइड करने लगेगा, लेकिन बी का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो सर्टेन कंडीशन में हम दिखा रहे हैं, ये ए यहां पे आ गया, भाई स्लाइड करेगा ना इसके ऊपर तो इधर आ जाएगा। अच्छा, जब तक ये यहां पे पहुंचेगा, बी स्लाइड करके यहां चला गया, ए का ये डिस्प्लेसमेंट हो गया एस। ए पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, ए पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन यही होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, हमने लॉज ऑफ मोशन में डिटेल में डिस्कस किया, उन चैप्टर्स को आप देखिए, किसी भी वीडियो पे जाएंगे तो उस वीडियो में सारा डिटेल, वीडियो को ओपन करते वहां पे आपको लेक्चर नंबर दिया होता है, उसके नीचे सारा डिटेल दिया होता है कि उस वीडियो में क्या क्या पढ़ा गया है, तो आप वहां पे देखेंगे, वहां से डायरेक्शन को डिटेल में समझिएगा। अगर यही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, सपोज कर लो ये स्मूथ है, ये क्या है, स्मूथ है, अच्छा फिर तो काइनेटिक फ्रिक्शन वहां लगेगा नहीं, ये केस नहीं होता। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो कैसे होगा ये दिखाते हैं। सपोज कर लो ये एक पुली और यहाँ पे ये बेल्ट है और ये दूसरा पुली है और ये बेल्ट है बेटा, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये बेल्ट इधर जा रहा होगा और ये बेल्ट ऐसे इधर जा रहा होगा। अब हम क्या करें, इस पे कोई रॉड कांटेक्ट में लेते हैं, रॉड इसके कांटेक्ट में लेते हैं, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग होगा, और स्लाइडिंग होगा तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगा होगा, इस रॉड पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, ये स्लाइड करना इधर नहीं, आगे क्यों लगेगा, रॉड पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, इधर लगेगा, और इस बेल्ट के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा। अब अगर ये मशीन से हम रोटेट करा रहे हैं और मशीन को बंद कर दे तो कुछ देर बाद इस फ्रिक्शन की वजह से बेल्ट रुक जाएगा, क्योंकि बेल्ट का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स बेल्ट पे इधर हो रहा है, तो इसलिए बेल्ट पर निगेटिव वर्क हो रहा है फ्रिक्शन का बेटा। बेल्ट पे क्या हो रहा है, बेल्ट पे काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, क्योंकि बेल्ट इधर जा रहा है, उस पे काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है। नाइफ के ऊपर देखें, नाइफ के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है और स्लाइड हो रहा है, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पे लग रहा बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, वो तो वहीं पे रेस्ट में, इसलिए वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द नाइफ क्या होगा, जीरो होगा। ये ध्यान रहे, एक्चुअली जीरो नहीं होगा, लेकिन मैकेनिकल वर्क जीरो होगा बेटा। बेसिकली अगर माइक्रोस्कोपिक स्केल पे जाए तो वहां पे जो एटम्स है नाइफ के वो वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करेंगे तो एनर्जी गेन करेंगे, वर्क उसके ऊपर हो रहा होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, हम मान के चलते हैं कि जो भी बॉडी है वो रिजिड है, और रिजिड है तो उसमें हम रियल सिचुएशन नहीं लेते हैं। रियल सिचुएशन का मतलब
रिजिड बॉडी यानी वो मूव नहीं कर सकता, वो पार्टिकल्स नहीं बना, वो एक रिजिड बॉडी है। तो उस केस में वर्क डन हम क्या लेंगे, नाइफ के ऊपर 0 होगा। तो ये आज का लेक्चर हो गया बेटा। इन चीजों को आप रिवाइज करिएगा और नेक्स्ट क्लास करने के पहले जितना हमने एग्जाम्पल दिया वो सारा आप याद रखिएगा और इस फार्मूले को स्पेशली याद रखिएगा। Fs cos थीटा तभी लगेगा जबकि पूरे डिस्प्लेसमेंट में फोर्स कांस्टेंट हो, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दूसरा, S is displacement of point of action of force. This is very important. ये बड़ा important point है बेटा। So take good care of yourself. We will meet again on next turn. Sayonara, Godspeed, and bon voyage.